दोस्तों नमस्कार, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला में आपका स्वागत है। जो हमारी अभी करंट अफेयर्स मैगजीन की जो सीरीज चल रही है उसी के एक नए लेक्चर में हैं हम लोग, जिसमें हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहली बुक हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है विटनेस। और अगर आज के डेट के बारे में आप पूछेंगे तो कोई बुक जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है वो है विटनेस। और ये लिखा गया है साक्षी मलिक और उनके साथ हैं जोनाथन सिल्वाराज। और ये बुक इसीलिए भी चर्चा में बनी हुई है क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, खास करके बृजभूषण सिंह और कुश्ती संघ के जो टसल चल रहा है उसके बैकड्रॉप में जो सारे हमारे पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, वो सारे सीन भी देखे होंगे आपने। फिर उधर विनेश फोगाट ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो गई और उसी के बैकग्राउंड में इन्होंने ये नोवेल अपना भी रिलीज किया है। एक तरह से ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और आपको वो मार्मिक सीन भी याद होगा जब कुश्ती संघ के चुनाव के बाद दिसंबर 2023 के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया था और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बूट रख दिए थे। ठीक है, तो अगर इनके कैरियर की बात करें तो इनके कैरियर का पीक आप कह सकते हैं 2016 में जो समर ओलंपिक था उसमें 58 केजी कैटेगरी में ये लेकर आई थी ब्रोंज। ठीक है, तो ये इनके कैरियर का पीक है। और अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 2014 के कॉमनवेल्थ में ये सिल्वर मेडल लेकर आई थी। और अगर 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ की बात करें तो इसमें ये लेकर आई थी ब्रोंज। और विटनेस इसलिए भी चर्चा में बनी हुई है, इसके कुछ कुछ अंश रोज न्यूज में डिबेट के हिस्सा बन रहे हैं। जैसे कभी इन्होंने विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर भी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराती है, वहाँ 100 ग्राम तो छोड़िए 10 ग्राम भी एक्स्ट्रा अगर होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई ही करते हैं। ठीक है, और इसमें उन्होंने ये भी बात रखी है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेने से जो इनका जो पूरा कंसर्न था, जो पहलवानों का जिस वजह से जो प्रदर्शन चल रहा था वो कहीं ना कहीं वीक हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से भी ये चर्चा में बनी हुई है। बुक है विटनेस और जिसको लिखा है साक्षी मलिक ने। आगे बढ़ते हैं। अगली बुक जो हम देखने जा रहे हैं वो है नाइफ और इसे लिखा है सलमान रुश्दी ने। ठीक है, आपको याद होगा 2022 में हादी मतर नाम के एक कट्टरपंथी थे जिन्होंने इस पे चाकू से बहुत बुरा हमला किया था और जिसमें उनकी एक आंख भी चली गई थी। ठीक है, तो इस बुक में उन्होंने उसी हादी मतिर से एक अपना काल्पनिक बातचीत और अपनी फैमिली बैकग्राउंड, मतलब जो इस इतने बड़े हादसे से उबरने में जो उनकी फैमिली का सपोर्ट रहा और कैसे वो रिकवर हुए, इन सब चीज़ों के बारे में बातें रखी हैं। ठीक है, अगर इनके कैरियर की बात करें तो 5 बार ये बुकर के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, बुकर पुरस्कार के लिए 5 बार। ठीक है, और उनको जाकर मिला कब ये मिला आपको 1981 में और बुक का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रेन। मिडनाइट चिल्ड्रेन। एक और इनकी बुक जो बहुत पॉपुलर भी हुई और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रही वो थी 1998 में और उसका नाम था सैटेनिक वर्सेस। और इसको बहुत सारे कट्टरपंथी मुस्लिमों ने बहुत ज़्यादा इस बुक के प्रति और इनके प्रति हेट अपना दिखाया और इतना ज़्यादा हेट बढ़ गया, ईरान के तरफ से इनके लिए फतवा जारी कर दिया गया था और 9 साल तक इनको छिप कर रहना पड़ा था। ठीक है, और फिर बाद में 2007 में इनको नाइटहुड दिया गया। ठीक है, तो इसी बुक में इन्होंने ये अपने पूरे जो इन पे हमला हुआ उसके बाद कैसे वो रिकवर हुए, कि कैसा फैमिली का सपोर्ट रहा, इन सब चीज़ों के बारे में वो बातें करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बुक है ब्रेकिंग द मोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड, और जिसको लिखा है रघुराम राजन ने और रोहित लांबा ने। रघुराम राजन को तो आप जानते ही होंगे, हाल फिलहाल के एरा में जो जितने गवर्नर हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोकर, सबसे ज़्यादा मुखर।
ठीक है। और मोदी सरकार में ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे और 2016 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और जाकर, और आज की डेट की अगर बात करें तो ये शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में वो फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। ठीक है। और इस किताब में उन्होंने जो अभी मोदी सरकार का जो एम्बिशियस प्लान है 2047 तक विकसित भारत, $55 ट्रिलियन 2047 तक पहुंचाने की, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये सारी बातें जो अभी चल रही हैं सरकार की तरफ से, उसका इन्होंने इसमें खंडन किया है और कहा है कि हमें इतना एम्बिशियस नहीं होना है, हमें रियलिस्टिक रहना है, हमें वास्तविकता की धरातल पर रह के ही अपनी इकोनॉमी को भी प्लान करना है और अपनी कंट्री के ग्रोथ को भी प्लान करना है। ठीक है। हाल में इनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, बीबीसी के साथ था, उसमें उन्होंने चीन को लेके रिलेट करके और एक नाम लिया था डेंग जियाओपिंग। डेंग जियाओपिंग। और उन्होंने कहा था कि हमें चीन से कुछ कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और एक बात बड़ी अच्छी कही, और चाइना का जो एक तरह से इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके पीछे इन्हीं को माना जाता है, सूत्रधार डेंग जियाओपिंग को। और इसके बारे में इनके एक सेंटेंस के बारे में उन्होंने रेफरेंस दिया है रघुराम राजन ने, कि अगर भारत चीन से कुछ सीख सकता है तो वो ये होना चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफ़ेद है, फ़र्क इससे पड़ता है कि वो चूहा पकड़ती है या नहीं। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है और इसमें सरकार के बारे में उन्होंने कहा है कि सरकार को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रहने की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बुक देखनी जो हम जा रहे हैं वो है द गर्ल विद द 7 लाइव्स, और इनको तो आप जानते ही होंगे, विकास स्वरूप। ठीक है। ये भारत के पूर्व डिप्लोमेट रहे हैं और कई बार यूएन के प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। ठीक है। और इनको उनकी एक बुक आई थी Q&A, और इसको आप बखूबी जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर रही थी और इसीलिए भी ये ज़्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि इस पर एक मूवी बनी थी जिसको ऑस्कर भी मिला था, और वो मूवी थी स्लम डॉग मिलियनेयर। ठीक है। आपको याद ही होगा उसमें। तो ये बुक काफ़ी चर्चा में रही थी और अभी इनका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ। तो इनसे कहा गया कि अब आप मतलब जो डिप्लोमेट हैं, जो आपका वो जॉब है और जो ये आपका राइटर वाला प्रोफाइल है, इसमें इतनी ज़्यादा शोहरत मिल रही है, आपको सफलता मिल रही है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो हम लोगों के लिए भी एक तरह से हम लोग के लाइफ से भी रिलेट हो सकती है, वो अगर हम उसको अपना एम बनाएं तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि ये जो सफलता है ना, ये जो ग्लैमर है, ये एक तरह से बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने वाला नहीं है, आज है कल नहीं भी रह सकता है, लेकिन अगर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश का झंडा फहराते हैं और ख़ास करके यूएन जैसे मंचों में भारत के लेबल लगे हुए डायस से अब बोलने में जो आपको आनंद मिलता है, वो ऐसा आनंद है जिसकी बराबरी किताबें ये शोहरत नहीं कर सकती। ठीक है। और अगर इस नोवेल की बात करें तो इसमें उन्होंने एक फीमेल कैरेक्टर को लीड रोल में रखा है और उसमें वो देवी का अनुसरण करती है और उसके बाद उसके 7 लाइव्स होते हैं और कैसे उन लाइव्स के थ्रू वो अपने सर्वाइवल को, अपने एग्जिस्टेंस को कैसे वो ग्लोरीफाई करती है, उसी की जर्नी है ये बुक में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बुक है वो है द विनर्स माइंडसेट, जिसे लिखा है सेन वाटसन ने। इनसे आप बखूबी परिचित होंगे, ऑस्ट्रेलिया के टीम के अपने ज़माने में बहुत बड़े खिलाड़ी रहे थे और 2014 में एक ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक घटना घटी थी। उनके खिलाड़ी थे फिलिप ह्यूज, और इसी घटना के बाद खिलाड़ियों के या बैट्समैन के या खास करके सेफ्टी के जो कंसर्न्स हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली उनके बाद, और एक मैदान में इनके सर में चोट लगी थी और गलत जगह पे बॉल लग गई जिसकी वजह से उनकी जान भी चली गई थी, और उस मैच में सेन वाटसन थे और इस घटना का उनके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ गया कि वो एक तरह से डर के साए में आ गए, और इस बुक के थ्रू उन्होंने उसी डर से लड़कर कैसे वो सफल क्रिकेटर बने उसकी पूरी कहानी वो बयां करते हैं। ठीक है।
और भारत के खिलाफ इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है, और आईपीएल में सीएसके को ये रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, और एक मैच आपको याद होगा फाइनल में इन्होंने अकेले दम पे चेन्नई को फाइनल जिताया था। ठीक है, तो ये बात थी द विनर्स माइंडसेट की, जिसे लिखा है सेन वॉटसन ने। अगली बुक हम देखने जा रहे हैं वो है तिलक द अंपायर्स बिगेस्ट एनिमी, जिसे लिखा है वैभव पुरंदरे ने। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत सारी बातें आप जानते होंगे, जिसको इनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा गया था। 3 बार इन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया, और एक एडवर्ड मॉन्टेग्यू करके अधिकारी थे ब्रिटिश, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट था कि अगर भारतीयों पर सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव है तो वो तिलक हैं। ठीक है, और इस बुक के माध्यम से वैभव पुरंदरे ने इनके कोंकण के इनके शुरुआती लाइफ से लेकर ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े दुश्मन बनने और फिर स्वराज का झंडा बरदार बनने तक की पूरी कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और वैभव पुरंदरे के काफ़ी सारे बहुत बेहतरीन बेहतरीन नॉवेल लिख चुके हैं। ये एक शिवाजी पर भी लिख चुके हैं, एक बाला साहेब ठाकरे पर भी लिख चुके हैं। ठीक है, और एक हिटलर एंड इंडिया करके भी ये एक बुक लिख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बुक की ओर, और ये बुक है मणिशंकर अय्यर की, और उसका नाम है द राजीव आई न्यू। और इसमें उन्होंने वो सारी छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें रखी है जिसका इन्होंने टाइटल में जिक्र किया है, एंड वाई ही वॉज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इसमें उन्होंने ये बताया है कि 1984 से लेकर 89 का जो इनका पीरियड था राजीव गांधी का, जिसमें कहते हैं कि इंदिरा गांधी के जो उस तरह से निर्मम हत्या हो गई थी, और उसके बाद एक प्रचंड जनादेश से देश ने इनको प्रधानमंत्री बनाया था। और इसके बाद कहते हैं कि छोटे से कार्यकाल में ही कुछ ऐसी इनके डिसीजंस हुए या कुछ ऐसे फैसले हो गए जो आप आज के डेट में अगर देखें या उस समय भी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे। एक तो सबसे बड़ा जो रहा विवाद वो रहा शाहबानो वाला मामला, और ये भूत जो है ना वो आज तक पीछा नहीं छोड़ता है। और शाहबानो मामले को एक तरह से कंपनसेट कहिए या बैलेंस करने के लिए इन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया था। वो भी एक अलग डिबेट स्टार्ट हो गया वहाँ से। फिर उसके बाद बोफोर्स में इनका नाम आ गया, फिर श्रीलंका में इन्होंने शांति सेना भेजी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक तरह से सब गलत डायरेक्शन में ही चली गई। तो उन्हीं सब चीज़ों के बैकग्राउंड में और राजीव गांधी की क्या पर्सनैलिटी थी वो सब को उन्होंने इस बुक के थ्रू रखा है। और मणिशंकर अय्यर की जहाँ तक बात करें तो ये डिप्लोमेट रहे हैं और विदेश विभाग में ये बाहर भी कई जगह अपना वो सेवा दे चुके हैं, और इनको हिंदी में बहुत अच्छे भाषण देने के लिए जाना जाता था। ये आपको सरप्राइजिंग भी लगेंगी लेकिन ये सच है। ठीक है, और आजकल ये चर्चा में बने रहते हैं। तो एक इनका रीज़न ये भी है कि मोदी साहब के वन ऑफ द फेमस लाइम लाइटर हैं ये। ठीक है, और इनके बयान अक्सर मोदी साहब हर इलेक्शन में ढूंढते रहते हैं और कुछ ना कुछ इनको मिल भी जाता है। आपको याद होगा फेमस बयान था इनका 2014 में, जब इन्होंने कहा था कि मोदी साहब के चाय बेचने वाली बात पे इन्होंने कहा था कोई बात नहीं, इलेक्शन होता है उसके बाद हम उनको एक चाय की दुकान खोल देंगे। फिर मतलब इसी तरह कई सारे इलेक्शन ऐसे हुए हैं जिसमें इनके बयान मोदी जी की काफ़ी मदद भी करते रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली बुक देखते हैं। वो बुक है जस्ट अ मर्सिनरी। ठीक है, और इसको लिखा है डी सुब्बाराव जी ने, जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, और जो ये बुक है वो जर्नी है एक सब कलेक्टर की। ये सब कलेक्टर थे पहले, उसके बाद वो बनते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, और अल्टीमेटली वो बनते हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, तो ये जो इनकी जर्नी है ना पूरे कैरियर की, और उसी को उन्होंने इस बुक में रखा है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पहलू भी इन्होंने बुक में बयां किए हैं, जैसे कि
जो चिदम्बरम साहब का टाइम था, प्रणब मुखर्जी का जो एरा था, और उसमें जो सरकार से इनका विवाद था कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सॉफ्ट किया जाए, वो स्टांस थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाए, इसको लेकर दबाव बनाने की भी बात कही है। और इन्होंने ये भी रखा है सामने कि मैंने सरकार के साथ भी क्या काम किया है और मैंने आरबीआई गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवा दी है। तो मैं एक बात बड़ी क्रेडिबिलिटी से कह सकता हूँ कि जो ऑटोनॉमी है आरबीआई की, ठीक है, उसको लेकर सरकार में और पूरी इस्टेब्लिशमेंट में अंडरस्टैंडिंग और सेंसिबिलिटी दोनों की कमी है। ठीक है, तो ये बुक है इनकी। चलिए आगे देखते हैं। एक बुक जो अगला देखने जा रहे हैं हम है वो है स्वर सामिनी आशा। इसको मराठी में लिखा गया है और जो लिखा गया है वो है एक मंजिरी हेटे और दूसरे हैं प्रसाद महाडकर। ठीक है, और ये मराठी में है और इसको लॉन्च किया था जो सरसंघचालक है उसके आरएसएस के मोहन भागवत, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें इनकी पूरी जर्नी है और इनका स्ट्रगल है और कैसे वो एक सफलता के मुकाम हासिल करते जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बुक जो देखने जा रहे हैं वो है चेतन भगत की 11 रूल्स फॉर लाइफ। ठीक है, इसमें लाइफ को बेटर और आपको बेस्ट करने के टिप्स देने वाली बुक है ये, और सेल्फ हेल्प टाइप की ये मोटिवेशनल बुक है। ठीक है, और इसमें जो कहानी स्टार्ट करते हैं वो एक फूड डिलीवरी गाय विराज के नाम से करते हैं, और उसमें वो इनके पास आकर कहता है कि मेरे कैरियर भी ठीक से नहीं चल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई है और लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका हूँ। तो ये कहते हैं ठीक है, तो चेतन भगत उनको कहते हैं कि तुम मेरे पास रोज आओ और मैं तुम्हें लाइफ के ऐसे टिप्स दूंगा जो कि तुम्हारी लाइफ ज़रूर बेटर हो जाएगी। और इसमें अपने लाइफ के वो लेसन्स भी इन्होंने बताए हैं, और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन सब से भी जो अपना इंटरेक्शन इनका रहा है, उन सब से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी इस बुक में उन्होंने डाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बुक देखने जो हम जा रहे हैं वो है इंडिया एट 100, और जिसे लिखा है केवी सुब्रमण्यन ने। इनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आरबीआई और सेबी। ठीक है, इसके एक्सपर्ट कमेटी का हिस्सा रह चुके हैं, बंधन बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रह चुके हैं, ये बंधन बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रह चुके हैं, और 2018 से लेकर 2021 तक वो भारत के सबसे युवा सीईए का भी खिताब हासिल कर चुके हैं। ठीक है, और अगर आज के डेट में बात करें तो ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में ये फाइनेंस भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और इस बुक के माध्यम से उन्होंने 2047 तक का जो विकसित भारत का लक्ष्य है और इकोनॉमी कैसे पावरफुल बनेगी उसके बारे में इन्होंने एक तरह से विजन अपना सामने रखा है, और कैसे 55 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम बन सकते हैं 2047 तक, उसका भी एक तरह से रोड मैप इन्होंने रखा है। और इनको इस बात के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है कि कोरोना काल में जो हमारी इकोनॉमी बहुत सारे देशों की तरह कोलैप्स नहीं हुई, उसका भी एक बड़ा सूत्रधार इनको माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली जो बुक है वो अरविंद पनिगढ़िया की है, जो लिखी है उन्होंने इंडियाज ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, तो अरविंद पनिगढ़िया की बात करें अगर, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं ये, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, और इनका पीरियड क्या था, वो था 2015 से 2017। ठीक है, 2012 में इनको अवार्ड भी दिया गया था, पद्म भूषण। ठीक है, और जो 90
के दशक में जो हमारी इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए गए थे और उसके बाद हमारी इकोनॉमी ने कैसे शेप लिया है और जो हम 2047 तक विकसित भारत का जो एक अपने लिए लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं, उसके बीच में इकोनॉमी का जो सफ़र है उसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा है। और आपके लिए यहाँ पे एक सवाल है कि आपको बताना है कि अभी अरविंद पनगड़िया किस पोस्ट पे हैं या वो सरकार की कैसे सेवा कर रहे हैं, देश की कैसे सेवा कर रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बुक है स्ट्रेटेजिक कॉनंड्रम्स, जिसको लिखा है राकेश सिकरी ने, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं। और इस बुक में उन्होंने जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात रखी है, और ख़ास करके जो हमारे पड़ोस के देश हैं उनके साथ हमारा रिलेशन कैसे शेप ले रहा है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, और आपको ध्यान होगा बांग्लादेश में अलग अभी उठापटक चल रही है, उसके बाद श्रीलंका में काफ़ी अनसर्टेनिटी के दौर के बाद अब नए राष्ट्रपति ने वहाँ शपथ ली है। फिर मालदीव से भी रिलेशन हमारा पटरी से उतर गया था, जो अब धीरे धीरे ऐसे ही वापस पटरी पर आ रहा है। फिर म्यांमार में अलग वहाँ पे अपना चल रहा है सीन, तो और चाइना से हमारा रिलेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने एक पूरा व्यू पॉइंट रखा है और कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी शेप ले रही है उसके बारे में भी बातें की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बुक हम देखने जा रहे हैं, और भारत के 75 महान क्रांतिकारी। ठीक है, ये बुक है और जिसको लिखा है इन्होंने, ये हैं कौन, तो ये हैं भीम सिंह, जो कि भाजपा के राज्यसभा के सांसद हैं और शायद ये बिहार से ही हैं। एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा। और इसको रिलीज किया है इस बुक को हरिवंश ने। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है, ये बताना है अभी ये किस पोस्ट पर हैं हरिवंश। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस बुक के बारे में अगर बात करें तो वैसे क्रांतिकारी जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया, उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे बड़े नामों के बीच में ये जो छोटे छोटे नाम थे वो एक तरह से गायब होते चले गए, और हम में से बहुत लोगों को उनका संघर्ष, उनका बलिदान याद भी नहीं है। इसमें बहुत सारे नाम रखे गए हैं, जैसे तांत्या भील, मास्टर सूर्य सेन, प्रीतिलता वाडेकर, पंडित परमानंद झांसी, ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी, ये सारे ऐसे नाम हैं जो कि बड़े नामों के बीच में इनका बलिदान एक तरह से हमारे पूरी तरीके से नज़र में नहीं आ पाया। तो उन सारे लोगों की कहानियों को ये समेटे हुए हैं इस बुक के नाम से, जिसका नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली बुक जो है वो एक बुक की बात करेंगे और उसके साथ हम दो और बुक की बात करेंगे, और ये बुक है वेंकैया नायडू जी पर। ठीक है, तो जो इमेज में जो आप बुक देख रहे हैं वो है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस। लाइफ इन सर्विस। ठीक है, पूरा नाम लिख लेते हैं, वेंकैया नायडू। आप इमेज में इनको देख सकते हैं। और इसके अगर लेखक की बात करें तो वो हैं नागेश कुमार। ठीक है, और इसके साथ इनकी दो और बुक रिलीज हुई है। एक है सेलिब्रेटिंग भारत, सेलिब्रेटिंग भारत, और वो एक तरह से फोटो क्रॉनिकल है, जिसका आप संकलन कहिए वो किया है सुब्बा राव जी द्वारा। ठीक है, और एक तीसरी बुक है वो तेलुगु में है और सचित्र है, मतलब उसमें बहुत सारे पिक्चर्स के थ्रू इनकी जर्नी को दर्शाया गया है, और जिसका नाम है महानता, लाइफ एंड जर्नी ऑफ एम वेंकैया नायडू। ठीक है, तो एक तरह से 3 बुक लॉन्च हुई है वेंकैया नायडू जी पर, जो कि भारत के अभी 13वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इस बुक की महानता वाले बुक के लेखक की बात करें तो ये हैं संजय
किशोर। ठीक है, तो 3 बुक अभी वेंकैया नायडू जी पे लॉन्च हुई है, उसकी बात हमने की। अब आगे बढ़ते हैं और अगली बुक जो है वो करते हैं मनोज वाजपेयी के बारे में। ठीक है, एक तरह से इनकी बायोग्राफी है और जिसे लिखा है पीयूष पांडे जी ने। और मनोज वाजपेयी की बात करें तो ये किसी परिचय के इनके बारे में ये मोहताज नहीं है, और ये हमारे बिहार के बहुत फेमस और एक तरह से पूरे बिहार को गौरवान्वित करने वाले लाल हैं। और इनकी अगर बात करें तो इनको 4 वो मिल चुके हैं नेशनल अवार्ड्स। ठीक है, 4 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। और अगर कौन कौन से अवार्ड की बात करें तो सबसे पहला इनको मिला था 1999 में, जो कि मूवी थी सत्या, जिसमें इनका करेक्टर जो था भिखो महात्रे, वो इतना बड़ा जो बोलते हैं ना लार्जर देन लाइफ, वो करेक्टर था इनका सत्या। ठीक है, फिर 2004 में इनको पिंजर के लिए मिला था। फिर उनके बाद 2021 में इनको एक मराठी मूवी थी भोंसले, उनको मिला है। और फिर इस साल 2024 में इनको मिला है जिस मूवी के लिए, वो मूवी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इनका जो 4th नेशनल अवार्ड है मनोज वाजपेयी का, वो इस साल 2024 में इनको मिला है। और किस मूवी के लिए मिला है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जहाँ तक इस बुक की बात करें तो इनका स्ट्रगल, इनका डेडिकेशन और इनका डिवोशन और जो पैसन है इनका एक्टिंग के प्रति, वो सारी चीज़ों को पीयूष पांडे ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में हमारे सामने रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बुक की तरफ। और अगली जो बुक है, अच्छा अभी रतन टाटा जी का निधन हुआ है, और तो आपके लिए एक ये होमवर्क भी कह लीजिए हो सकता है कि उनसे रिलेटेड जो बुक्स वगैरह हैं एक बार आप उनको ज़रूर देख लें। ठीक है, तो उसी सीरीज में एक बुक अभी लिखी गई है जमशेदजी टाटा पर, और जिसे लिखा आर गोपालकृष्णन, आर गोपालकृष्णन, और जो दूसरा नाम है वो है हरीश भट्ट। ठीक है, तो जो दूसरा नाम है वो है हरीश भट्ट, हरीश भट्ट। ठीक है, तो ये बुक है जमशेदजी टाटा पर लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगली बुक है वो हम देखने जा रहे हैं पावर विदिन, और इसे लिखा है डॉक्टर आर बाला सुब्रमनियन। ठीक है, मनियम कर लीजिए। ठीक है, तो आर बाला सुब्रमण्यम ने इस बुक को लिखी है, और इस जो मोदी एरा है उसके बारे में बातें लिखी हैं इन्होंने। और ये कहा है जो मोदी का जो लीडरशिप है, जो हार्डवर्क है, और जो मोदी साहब का पूरा ऑरा है, उसके बारे में ये बुक हमें बताती है। और मोदी के बारे में जो लोगों के विचार हैं, चाहे वो वेस्ट में हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो, उन सब को बहुत बारीकी से इन्होंने इसमें एक तरह से कलेक्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए एक काम का इन्फॉर्मेशन, जो हमारी टेस्ट सीरीज है 17 बीपीएससी के लिए, वो लॉन्च हो चुकी है, और जिसके कि ऑनलाइन के फीस और ऑफलाइन फ़ीस भी आपको बता दी गई है, जिसमें आप इनरोल करके और अपना सीट जो है वो बुक कर सकते हैं। बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे लॉन्च हुई है, और जो टेस्ट 1 का जो सक्सेस था उसके लिए आप लोगों को थैंक यू। और आगे आप इसमें इनरोल करें और फिर जो अपनी जो तैयारी है उसको इम्प्रूव करें और उसको और बेटर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अगली बुक है वो हम देखने जा रहे हैं वो है सोर्स कोड, और इसे लिखा है बिल गेट्स ने। इनसे तो आप बखूबी परिचित हैं। और इसके मार्केट में आने की जो डेट है वो शायद हो जाएगी फरवरी 2025 तक। तो ये बुक इनकी इस टाइम तक मार्केट में आएगी, और इसमें इनका जो पर्सनल लाइफ है, जो कॉलेज लाइफ है, माइक्रोसॉफ्ट की कैसे वो स्थापना करते हैं, फिलैंथ्रोपिक वर्क्स क्या हैं, और जो जन कल्याण के जो ये काम करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पूरा विस्तार से इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो ये बुक इनके बारे में, इनकी जर्नी, इनका कैरियर और इनके पर्सनल लाइफ सबको बहुत बेबाकी से बयान करेगी, और इस बुक का नाम है सोर्स कोड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो इमेज हैं ये हैं आपको जेनी एप रेन बेक। ठीक है, तो ये जेनी एप्रेन बेक है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है,
और इनके साथ जो हैं वो हैं आपको माइकल हॉफमैन, ये इनके ट्रांसलेटर हैं। और इनको कहा जाता है आज की डेट में जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश के ट्रांसलेशन करने वाले सबसे बड़ी हस्ती हैं ये, ठीक है। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो उसमें 50 पाउंड, सॉरी 50,000 पाउंड है, और या इसको अगर डॉलर में कह लें तो 64,000 यूएस डॉलर्स है, ठीक है। तो ये इसकी प्राइज़ मनी है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में ये है कि जो राइटर है और जो ट्रांसलेटर हैं दोनों में बराबर बराबर प्राइज़ मनी बांटी जाती है, ठीक है। और इस बुक की अगर बात करें तो इस बुक का नाम है काइरोस, ठीक है, काइरोस, सॉरी काइरोस। और इसके बुक के बारे में बात करें तो ईस्ट जर्मनी के एग्जिस्टेंस के लास्ट ईयर्स में एक प्रेम कहानी कैसे शेप लेती है उसके बारे में ये बुक में लिखा गया है। और अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में बात करें, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो दुनिया भर की किताबें जो लिखी गई हैं दुनिया भर में जिसका की ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में, और दूसरी शर्त ये है कि वो यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुई हो। तो दो शर्त है, एक तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हो और यूके चाहे आयरलैंड में पब्लिश हुई हो, तो उसके लिए वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए वो एलिजिबल हो जाती है। और यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको पता होगा भारत के सबसे लेटेस्ट जो भारत को मिला है वो 2022 में मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, और वो मिला है गीतांजलि श्री को, ठीक है। और आपको बताना है कि ये किस बुक के लिए इनको 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगली बुक है वो है एक ट्रांसलेशन किया गया, ठीक है, और उस बुक का नाम है फूल बहादुर। और जब इसको लिखा गया था 1928 में, और उनका नाम था जयनाथ पति, ठीक है। और जब ये लिखी गई थी तो उसको गौरव प्राप्त हुआ था पहली मगही उपन्यास का, ठीक है। और उस नोवेल को, उस बुक को आज ये जो हैं ये हैं अभय के, बहुत नामी हस्ती हैं और लिटरेचर में इनका पिछले कई दशक का इनका योगदान है। और इन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट करके अब ये बना दिया है, ठीक है। जो ये कवर देख रहे हैं वो ये, और इसको अब गौरव प्राप्त हो गया है पहली मगही भाषा का उपन्यास जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई है, ठीक है। अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड पहली मगही उपन्यास, ठीक है। और अभय के जो हैं वो काफ़ी जाना माना नाम है, और इनकी कुछ समय पहले एक बुक आई थी द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ठीक है। तो ये बहुत पॉपुलर हुई थी इनकी द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ठीक है। ये बुक उनकी बहुत फेमस हुई थी। और बहुत सारे बुक इन्होंने लिखे हैं, जैसे एक सेलेस्टियल था जो कि इनका एक पोएम कलेक्शन था, उसके बाद स्ट्रे पोएम्स इन्होंने लिखी है, मॉनसून लिखी है, और ऋतु संहारम और मेघदूतम जो कालिदास की रचना है उनका भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, और जिसके लिए इनको कई बार अवार्ड भी मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली जो बुक है वो है द बुक ऑफ कंपैशन, ठीक है। कंपैशन के ही इर्द गिर्द ये बुक पूरी तरीके से एक तैयार की गई है। और कंपैशन को अगर हिंदी में आप कहें तो ये है करुणा, ठीक है। तो इसमें इसी के इर्द गिर्द इन्होंने अपनी कहानी रखी है, और सोशल हमारा जो अभी है समाज में जो सोशल इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, और गांधी का दर्शन और उसका क्या इन्फ्लुएंस है पूरे सब कॉन्टिनेंट पे और वर्ल्ड पे, उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से पिरोया है। और इन दोनों के साथ एक और राइटर हैं पूजा पांडे। तो इसमें आपको जो ये दलाई लामा हैं इस बुक के राइटर में, कैलाश सत्यार्थी हैं, और उसके साथ जो तीसरे राइटर हैं वो हैं पूजा पांडे,
ठीक है। और इसमें इन्होंने एक बड़ा अच्छा कोट यूज़ किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कंपैशन इज नो लॉन्गर ए लग्जरी, इट्स नेसेसरी ऑफ आवर स्पीसीज इज टू सर्वाइव। मतलब जो करुणा है वो आज की डेट में कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। अगर हमारी जो स्पीसीज है, जो हमारी जो अस्तित्व है जो हमारा, उसको बने रहने के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है करुणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बुक है वो है आई हैव द स्ट्रीट्स, जिसे लिखा है आर अश्विन ने और उसके साथ हैं सिद्धार्थ मोंगा। आर अश्विन को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली बुक है वो लिखी गई है हमारे 1965 के वार हीरो पर, और इसमें आप इनको इमेज देख सकते हैं, और इनका नाम है अब्दुल हमीद। ठीक है, 1965 के वॉर हीरो रहे हैं ये। और इन पे अभी हाल में एक किताब लिखी गई है जो लिखी है रामाचंद्रन जी ने, और उस किताब का नाम है मेरे पापा परम वीर। और इस किताब में जो इनके पुत्र हैं उनसे इनका जो कन्वर्सेशन हुआ है और इनके बारे में जो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो हमारी आर्मी के पास जो इनके बारे में इन्फॉर्मेशंस है, जो इनका कैरियर रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत बेहतरीन ये बुक लिखी जा रही है। और इसके बाद में इस पर एक मूवी भी बनेगी। ठीक है, और मूवी बनाने के दौरान ही इनको आइडिया कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि पहले आप सारा कुछ कंपाइल करके एक बुक लिख लो, फिर उसके बाद आप बनाना मूवी। ठीक है, और थोड़े अब्दुल हमीद के बारे में बात। और अब्दुल हमीद के बारे में कहा जाता है कि वो सितंबर 65 के आसपास वो पंजाब के तरन तारन जो डिस्ट्रिक्ट है उसके केम कपन सेक्टर में तैनात थे, और युद्ध के 10 दिन पहले वो छुट्टी लेकर घर आए थे। लेकिन जैसे इनको पता चला तो ये अपनी छुट्टी को कैंसिल करके, घर वाले मना करते रहे फिर भी ये नहीं माने और वहाँ पहुँच गए। और खेमकरन सेक्टर में उस समय पाकिस्तान ने उनको अमेरिका से टैंक मिला था जिसे कहा जाता था पैटर्न टैंक, और उस टैंक के बारे में कहा जाता था ये अजेय है। ठीक है, और उस टैंक को इन्होंने निशाना बनाया, तो पाकिस्तानी जो सेना है उन्होंने इसी पैटर्न टैंक के सहारे चीमा गांव के बाहरी इलाके में हमला शुरू कर दिया था। तो ये अपनी जीप से गुजर रहे थे उधर से, तो उनको लगा कि कुछ है इस तरह का एबनॉर्मल चीज़, तो वो वहीं गन्ने के खेत में छिप गए। और कहते हैं वहीं छिप के उन्होंने, उनके जीप पर एक गन थी जिसको कहा जा रहा था रिकॉयलेस गन, और उस गन के वो इंतजार करते रहे। और जैसे ही टैंक उनके गन के रेंज में आए उन्होंने फायरिंग करके पहले ही दिन 4 टैंकों को, और कहते हैं कि 4 टैंक को नष्ट करने की बात जैसे हेडक्वार्टर में पहुंची, उनको तुरंत परमवीर चक्र देने की सिफारिश की गई। और वो यहीं नहीं रुके, अगले दिन उन्होंने पाकिस्तान के 3 अन्य टैंक, यही पैटर्न टैंक को भी नष्ट कर दिया। और ये हमारा बहादुर 8वीं टैंक को नष्ट करने के दौरान इतनी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे कि वो उनकी वहीं पे वो शहीद हो गए। बाद में उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र भी दिया गया और इन पे डाक टिकट वगैरह भी जारी किए गए। तो इसी हमारे परमवीर चक्र पे एक बुक लिखी जा रही है जिसका नाम है मेरे पापा परमवीर, और जिसे लिखा है रामाचंद्रन ने। और बहुत जल्द इन पे मूवी भी हमारे सामने आएगी। और इनके बारे में एक ये कहानी भी है कि जिन्ना इनसे पर्सनली मिलकर कहे थे बंटवारे के बाद कि आप आ जाइए पाकिस्तान में। इन्होंने कहा था कि यहीं मिट्टी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में खाक होंगे, नहीं जाना पाकिस्तान। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये मतलब थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बुक है वो है रावंश लंका। ठीक है, और जिसे लिखा है सुनेला जयावर्धने ने। ठीक है, और एक बुक अगली देखने जा रहे हैं हम, है वो है मेलानिया, नाम है उसका, और इन्हें आप जानते ही हैं मेलानिया ट्रम्प। तो ट्रम्प का जो कार्यकाल था और जो इनका एज अ फर्स्ट लेडी और इनका कैसा पर्सनल लाइफ था उस दौरान, उसके बारे में इन्होंने एक तरह से इनका ये संस्मरण जारी किया है। ठीक है, और अगली जो बुक देखने जा रहे हैं हम वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर, और ये इसलिए भी अभी चर्चा में है क्योंकि इन्हें अभी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, और ये 49वें प्राप्त करता हुए हैं भारत रत्न के। ठीक है, और
बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं ये, और इनका कार्यकाल रहा है 2 बार, 70 से 71 और 77 से 79, सॉरी। ठीक है, तो 2 कार्यकाल रहा है इनका, और ये 11वें बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और 1952 में ये सक्रिय राजनीति में आते हैं और सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतते हैं। ठीक है, 1967 में ये बनते हैं उप मुख्यमंत्री बिहार के। ठीक है, और फिर 22 दिसंबर 70 को ये मुख्यमंत्री बनते हैं। आपातकाल के दौरान इनको 1977 में गांधी मैदान से गिरफ्तार किया गया था। और इनके अगर जन्म की बात करें तो ये दरभंगा के पितौंझिया, ठीक है, जिसका नाम अब बदल कर दिया गया है कर्पूरी ग्राम। ठीक है, तो ये पड़ता है आपको दरभंगा समस्तीपुर में, और ये वहीं के हैं। और इनके कार्यकाल कुछ बहुत अच्छी चीज़ों के लिए आज भी याद किया जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा को इन्होंने मुफ्त बना दिया था। शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें इंग्लिश को इन्होंने कंपलसरी के कैटेगरी से हटा दिया था। ठीक है, और बिल्कुल जो कहते हैं ना ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे। और इनके मुख्यमंत्री रहते कहा गया कि एक बार इनके गांव में जो दबंग लोग हैं उन्होंने इनके पिताजी को, जो उस समय हजामत का काम करते थे, उनको कहीं पे डांटा था, और कहीं कहीं ये भी लिखा गया है कि उनको मारा पीटा भी था। तो इनको पता चला, तो जो अधिकारी हैं वो एकदम से हड़बड़ा गए कि मुख्यमंत्री के पिताजी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। और ये कहते हैं कि गांव भी गए ना तो सबको लगा कि कुछ बातें बहुत गलत दिशा में चली जाएंगी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये तो सभी हमेशा से चला आता रहा है इस तरह से अत्याचार, और उन्होंने बिल्कुल एक तरह से खारिज ही कर दिया। तो ये सब दिखाता है कि वो कितने ज़मीन से जुड़े हुए कितने महान नेता थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगली जो बुक है वो हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है भामती, और इसको लिखा है उषा किरण खान ने, जिसको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और ये बुक हमें इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि अभी उषा किरण खान जी का फरवरी के महीने में निधन हो गया है। ठीक है, और ये बिहार की बहुत बड़ी लिटरेचर की फील्ड की बहुत बड़ी हस्ती रही हैं। 2015 में इनको भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री भी दिया जा चुका है। ठीक है, 2011 में इनको मिला था साहित्य अकादमी, और वो पुस्तक थी आपको भामती। तो भामती के लिए ही इनको मिला है 2011 में साहित्य अकादमी, इसलिए भी हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, और हिंदी और मैथिली भाषा में इनका योगदान एकदम अमूल्य है। ठीक है, और हिंदी के कुछ इनकी रचनाएं की बात करें तो पानी पर लकीर एक रचना है इनकी जो बहुत पॉपुलर हुई, फागुन के बाद। और अगर मैथिली की बात करें तो मैथिली में इनका जो सबसे जो पॉपुलर रचना हुई वो हुई सृजनहार। ठीक है, ये थोड़ी बैकग्राउंड है, चूंकि इनका निधन हुआ है तो थोड़ा बहुत हम जान लेंगे, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली बुक जो हम देखने जा रहे हैं वो है सिकवाए हिंद, और जिसे लिखा है मुजीबुर रहमान ने। अगर आप द हिंदू स्पेशली अगर आप पढ़ते हैं रेगुलर, तो हर वीक या थोड़े अंतराल पे भी इनके कॉलम आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस बुक में उन्होंने इंडिया में जो मुसलमान हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से बातें रखी है। ठीक है, और इस किताब में उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जो मुसलमानों का जो कंडीशन है देश में उसको 3 फेज या मूवमेंट में इन्होंने बांट कर लिखा है, फेज या मूवमेंट। तो पहला जो मूवमेंट या फेज इन्होंने बताया है वो बताया है 1857 को, और जब कि जो मुसलमान हैं वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर रहना सीखने लगे थे। दूसरा फेज या मूवमेंट इन्होंने बताया है 1947 की, जब हम आज़ाद हुए और मुसलमानों को बराबरी का दर्जा हमारे संविधान में दिया गया। ठीक है, और तीसरा फेज या मूवमेंट इन्होंने बताया है 2014 को, जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी सत्ता में आते हैं। ठीक है, तो मुसलमानों की कंडीशन इंडिया में उसको उन्होंने 3 फेज में बांट कर इस बुक में लिखा है। और इनको आप जानते हैं ये कॉलोनिस्ट हैं और ये जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर भी हैं।
ठीक है, इनकी कई सारी बुक बहुत पॉपुलर हुई है। एक इन्होंने लिखा था 2018 में, राइज ऑफ सेफरन पावर रिफ्लेक्शंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। एक 2016 में इनकी बुक आई थी, कम्युनलिज्म इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया चेंजिंग कलर्स। और एक नई बुक इनकी कुछ दिनों बाद आएगी जो होगी एक्सप्लेनिंग द मुस्लिम माइंड। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। और बुक है सिकवाए हिंद, और जिसे लिखा है मुजीबुर रहमान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगली बुक है वो है सुशील कुमार शिंदे पर 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं या को राइटर कह लीजिए वो हैं रशीद किदवई। तो जो इनका कन्वर्सेशन रहा रशीद किदवई से, उनके ये बुक है, इसमें इनके पूरे लाइफ और इनकी जर्नी को रखा गया है। और रशीद किदवई की बात करें तो ये काफ़ी फेमस पत्रकार हैं और बहुत दिन से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, और कई सारी बुक्स इनकी आ चुकी हैं। और ख़ास करके अगर एबीपी पे आप डिबेट देखते होंगे तो आप इनको वहाँ ज़रूर देखते होंगे, रशीद किदवई को। ठीक है, और इनकी बहुत सारी फेमस किताबें हैं, जैसे एक थी 24 अकबर रोड, और एक किताब इनकी फेमस थी सोनिया, जो कि सोनिया गांधी जी पर हैं। ठीक है, उसके बाद एक इनकी किताब थी भारत के प्रधानमंत्री देश दशा और दिशा। ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं रशीद किदवई ने। आगे बढ़ते हैं। एक बुक है जिसका नाम है सलीम दुर्रानी द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, और इसे लिखा है गुल्लू एजेकिल ने। और गुल्लू एजेकिल बहुत सारी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड बुक्स हैं वो बहुत सारी लिख चुके हैं। ठीक है, और इस बुक में इन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन क्रिकेट के जो सबसे कलरफुल और सबसे टैलेंटेड प्लेयर इनको बताया है सलीम दुर्रानी को, और इनके बारे में कहा है कि ये कमाल के बैट्समैन तो थे ही, और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर भी थे। ठीक है, सलीम दुर्रानी, और इसको इन्होंने कहा है प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। और ये डिटेल भी दिया है कि जो इंडिया की जो पहली सीरीज विन थी इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, वो हमारे घर पे, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था वो जिताने में। ठीक है, और जो हमारी जो फर्स्ट विन हुई है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ विदेशों में, तो उसमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया था। और गुल्लू एजेकिल की बात करें तो इनको बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। एक सौरभ गांगुली पर लिखी है, ठीक है, एक इन्होंने सचिन तेंदुलकर पे भी तो कई सारी लिखी हैं, और धोनी साहब पर लिखी है जिसका टाइटल था कैप्टन कूल। ठीक है, सचिन पर भी किताब लिखी है कई सारी। एक तो वो थी स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बैट्समैन। ठीक है, तो ये गुल्लू एजेकिल की बात हो गई, और जो बुक है सलीम दुर्रानी द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली बुक जो हम देखने जा रहे हैं वो है एमजे अकबर की, और जो बुक है वो है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। इसमें गांधी जी के जीवन के जो सबसे 3 इम्पोर्टेंट जो कैंपेन्स थे, जो इनका मूवमेंट था, उसको लेके इन्होंने पूरी कहानी बताई है इस बुक में। और जो पहला कैंपेन इन्होंने लिया है वो है एनसीएम, असहयोग आंदोलन। दूसरा इन्होंने लिया है नमक सत्याग्रह। ठीक है, और तीसरा कैंपेन जो इन्होंने इसमें पूरी तरीके से चर्चा की है जिसकी, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन तीनों कैंपेन को समेटकर इन्होंने ये बुक लिखी है एमजे अकबर। ठीक है, और अगली बुक जो हम देखने जा रहे हैं वो है प्रोफेट सॉन्ग, और इसके राइटर हैं पॉल लिंच। और ये बुक हमें इसलिए भी जाननी चाहिए क्योंकि इस बुक को 2023 का बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, और इसमें उन्होंने एक इमेजिनेशन रखा है जिसमें कि एक देश और एक परिवार, एक देश जो कि तबाही के कगार पर है और एक परिवार कैसे उसमें स्ट्रगल करता है, उसकी कहानी को वो लेकर आगे बढ़े हैं। ठीक है, और उसी के माध्यम से जो सीरिया या और जो देश में जो अशांति चल रही है उसके प्रति जो वेस्ट का एक तरह से जो उदासीनता है उसके बारे में भी उन्होंने बताई है बातें। ठीक है, तो ये हमें जानना जरूरी है, द प्रोफेट सॉन्ग, और इसे लिखा है पॉल लिंच ने। आगे बढ़ते हैं। अगली बुक जो हम देखने जा रहे हैं वो है गोपीज डे आउट।
ठीक है। इसे लिखा है सुधा मूर्ति जी ने, ये इन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और इतनी ज़्यादा बुक्स ये लिखती हैं कि आप विश्वास करिए, इस बुक के बारे में चर्चा करते करते अपडेट ये है कि इन्होंने अभी अपना हाल में 300वां बुक, 300वां, जो कि है ग्रैंडपाज बैग ऑफ स्टोरीज, जो कि इनका 300वां टाइटल है। ठीक है, वो अभी रिलीज हो गया है। और गोपी डे आउट एक तरह से 4 बुक का सेट है, और उसमें गोपी जो करेक्टर है वो इनका डॉग है। ठीक है, वो कैसे डे आउट होता है, क्या कि उसकी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी चीज़ें, और उसको उन्होंने कई सारी कहानियों के माध्यम से बताया है। और इनका भी 300वीं बुक आई है, ग्रैंडपाज बैग ऑफ स्टोरीज। इसके साथ एक दो बुक और हैं जो इनसे रिलेटेड, वो भी हमें जानना चाहिए। एक बुक है, यहीं पे लिखते हैं, कॉमन येट अनकॉमन। ठीक है, और अगली बुक जो हम देखने जा रहे हैं वो है हिली बिल्ली एलिगी, जिसे लिखा है जेडी वेंस ने। ठीक है, जेडी वेंस। और ये बुक 2016 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, और इसका जिक्र अभी इसीलिए हो रहा है क्योंकि जेडी वेंस उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं रिपब्लिकन की तरफ से। ठीक है, रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं ये यूएस के इलेक्शन में। और इसमें उन्होंने जो ट्रम्प साहब का कार्यकाल है और ट्रम्प से इनका अपना रिलेशन क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से इसमें लिखा है। और ये बुक हमारे लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देखेंगे पिछले 2 एग्जाम्स में बीपीएससी ने यूएस पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हो सकता है ये भी कहीं चर्चा में आ जाए। ठीक है, तो हिली बिली एलेगी, जिसे लिखा है जेडी वेंस ने। और जो हम आखिरी बुक देखने जा रहे हैं वो है नीतीश कुमार की, द गांधीयन स्टेटमेंट्स ऑफ बिहार, और इसको हिंदी में है ये बिहार का गांधी। ठीक है, और जिसे लिखा है अशोक चौधरी और संभवी चौधरी जी ने। ठीक है, तो ये सारी थी। और हम अब एक बार मैगजीन से हमने रिफ्रेश कर लेते हैं, हमने कौन कौन सी बुक देखी। एक हमने देखी विटनेस, जिसे साक्षी मलिक ने लिखा है। फिर हमने एक बुक आपको देखना चाहिए, द लाइट वी कैरी, और जिसे लिखा है मिशेल ओबामा ने। ठीक है, गोपी डिस्ड आउट हमने देख लिया, जिसे सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। नाइफ हमने देख लिया, सलमान रुश्दी ने लिखा है। ठीक है, द गर्ल विद 7 लाइफ, ये हमने देखा, विकास स्वरूप का लिखा हुआ। द विनर्स माइंडसेट, सेन वाटसन ने लिखा है। ठीक है, तिलक, वैभव पुरंदरे ने लिखा है। ठीक है, एक बुक है जो आपको देखना चाहिए, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, जिसे लिखा है पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। और इसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि आज की डेट में ये भारतीय राजनीति में क्या योगदान दे रहे हैं। ठीक है, किस पोस्ट पे हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नाम याद रखिए, पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, अगली बुक हमने देखी द राजीव आई न्यू, मणिशंकर अय्यर जी की। ठीक है, जस्ट ए मशीनरी हमने देखी, डी सुब्बा राव की। 11 रूल्स ऑफ लाइफ देखी हमने, चेतन भगत जी की। ठीक है, एक बुक है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे लिखा है सैम पित्रोदा ने। ठीक, अगली बुक हमने देखी इंडिया एट 100, जिसे लिखा है के वी सुब्रमण्यम। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी हमने देखी, अरविंद पनगढ़िया जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, अगली बुक हमने देखी 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, जिसे लिखा है भीम सिंह ने। ठीक है, अगली बुक हमने देखी स्ट्रेटेजिक कॉनंड्रम्स, जिसे लिखा है राजीव सीकरी ने। वेंकैया नायडू के बारे में जो 3 बुक थी वो हमने देख ली, अलग अलग राइटर्स की। ठीक है, मनोज वाजपेयी जो बुक थी, पीयूष पांडे, वो हमने देख ली। जमशेदजी टाटा वाली बुक हमने देखी, जिसे लिखा था आर गोपालकृष्णन और हरीश भट्ट जी ने। ठीक है, पावर विदिन हमने देखा, आर बाला सुब्रमण्यम की। सोर्स कोड देखी हमने, बिल गेट्स की। ठीक है, कायरोस देखी, जो कि जेनी एप्रेनबेक ने लिखी है और माइकल हॉफमैन ने उसे ट्रांसलेट किया है। एक बुक आप ये भी देख सकते हैं, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, जो कि गोटाबाया राजापक्षे ने लिखी। जो श्रीलंका में जो अभी बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता हुई, फिर ये तीनों भाइयों को निकलना पड़ा, उसके बाद नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो उसी के बैकग्राउंड में ये बुक लिखी गई है। फिर फूल बहादुर, ये तो बिल्कुल आपको याद
करना चाहिए। जयनाथ पति की लिखी हुई है, लेकिन अभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है अभय के द्वारा। ठीक है। बुक ऑफ कंपैशन हमने देखी, दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी और पूजा पांडे जी की द्वारा लिखी हुई। ठीक है। आई हैव द स्ट्रीट्स रविचंद्रन अश्विन के द्वारा लिखी गई। मेरे पापा परमवीर आर रामचंद्रन के द्वारा लिखी गई। ठीक है। रावण से लंका देखी हमने, सुनीला जयवर्धने की द्वारा। मेलेनिया देखी हमने, मेलानिया ट्रंप के द्वारा। सिकवाए हिंद, मुजीबुर रहमान। ठीक है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, सुशील कुमार शिंदे और रशीद किदवई। सलीम दुरानी, गुलूइज एकियल। ठीक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये तो बिल्कुल आप याद ही रखेंगे इसे। ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछा जा सकता है, या तो ये बुक सीधा सीधा पूछ ले आपसे, या जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में आप काफ़ी डिटेल जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो आप करिए, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संतोष सिंह और अदिति अनमोल जी के द्वारा लिखा हुआ है ये। और एक बुक हमने देखी, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, एमजे अकबर के द्वारा। तो ये था इन सारी आज के लेक्चर में, और ये हमारी सारी बुक्स हैं जो पब्लिश हुई हैं, और इसी डोमेन के काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये QR कोड को स्कैन करके आप इनको खरीद सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी आपसे सवाल हैं वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।